ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਲੀ ਮਾਨ ਚੱਠਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਔਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਾਰਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ तो बतौर रिपोर्टर वो तो अपना बेहतरीन कैरियर गुजारिया। अगर समाज सेवा की गल की जाए तो बतौर समाजी कारकुन उन्होंने अपनी कम्यूनिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा हल किए। और अजकल वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वालों सिद्धू मंदर मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान ने। मेरी मुलाकात श्री कृष्ण शर्मा साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं जी आप? मैं बिल्कुल वो कहते हैं ना जी, सिडनी में भरी कर आए हो। थैंक यू, मेहरबानी। साढ़े कहने जी हैं जी। सो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਔਰ ਪਾਕ ਭਾਰਤ मजहबी सियासत हिंदू बरादरी के हवाले नाल किस मुकाम पर खड़ी है, वो भी गलबात कर रहे हैं। शर्मा जी सर, पहला सवाल मेरा ये है कि आप की जो कमेटी है जो आपकी सरबराही में कायम है, और बिलखुसूस आप एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और बड़ा विजन है आपका, तो क्या किया अभी तक आपने कानून साजी के हवाले से या समाजी मसाइल के हवाले से जो सिद्धू कम्युनिटी के हैं, और रिलीजियस हार्मनी के लिए क्या किया? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया कि मैं अपने काम के मुतालिक आपको बता सकूं। और जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का, ये चट्टा साहब चौथाई सदी के बाद पाकिस्तान 47 में वजूद में आया। उसके बाद चौथाई सदी गुजर गई। पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत है वो हिंदू है। 2017 की जो सेंसस है उसके मुताबिक कोई 5 मिलियन के करीब हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं। 5 मिलियन 50 लाख जी। ये सरकारी तौर पे जो एदाद शुमार है उसके मुताबिक मैं बयान कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको पता है कि सिंध में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं और दूर दराज इलाकों में रहते हैं जिनके नाम पे कोई घर, कोई ज़मीन नहीं है। बल्कि शायद मैं थोड़ी गल वड्डी करी, कई को तो शायद पाकिस्तान का आईडी कार्ड भी नहीं है जी। तो जो लोग जिनके पास सिविल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो लोग आपकी गिनती में बाज़ औक़ात रह जाते हैं। गैर सरकारी तौर पे हम 8 मिलियन मतलब 80 लाख हिंदू तस्वर करते हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी जो बड़ी अफादत के साथ पाकिस्तान में कई सालों से काम कर रही है, और उसमें जो सिख गुरुद्वारे हैं, जो सिख यात्री हैं, या जो उनके होली मकामात हैं, उनकी जिस तरह से प्रोटेक्शन कर रही है, उसी तजर्बे को नज़र में रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का क़याम अमल में लाया 2021 में। और मुझे एजाज़ है कि मैं पाकिस्तान की उस कमेटी का सबसे पहला सरबराह हूँ। और हम पाकिस्तान में जितने भी हिंदू मज़हब के मंदिर हैं, जो प्रोमिनेंट मंदिर हैं, चाहे वो पाकिस्तान से पहले बने हों या पाकिस्तान के बाद बने, उनकी ओवरऑल प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। जो हम पाकिस्तान के जो सूबाई हुकूमतें हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब मजहबी अक़लियतें सूबाई सब्जेक्ट है, लिहाजा हम लोग मुख्तलिफ सूबे जो हमारे हैं उनकी हुकूमतों के साथ मिलके एक स्ट्रेटजी डिवाइस कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी प्लान डिवाइस कर रहे हैं, जिससे हम इन चीज़ों की न सिर्फ हिफाजत कर पाएँ, इनकी रिहेबिलिटेशन, इनकी रिपेयर मेंटेनेंस, इनकी प्रोजेक्शन, प्रमोशन, और जो रिलीजियस टूरिज्म है
اس کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہندو آبادی کے لوگ دنیا میں جو رہتے ہیں، چاہے ڈائسپورا میں ہیں چاہے ہمارے پڑوسی ملک میں رہتے ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنی اپنی ہولی پلیسز کی یاترا کر پائیں۔ یہ میرا پرائم آبجیکٹو تھا کمیٹی کا۔ جو دوسرا ہمارا آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے متعلق جو انٹرنیشنل ایک مس میسیجنگ ہے، ایک پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کے چرچز، ان کے مندر، ان کے اور جگہیں تھریٹ میں ہیں اور لوگوں کو وہاں رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو اس جو بے بنیاد قسم کا جو نیریٹو ہے اس کو بھی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے کہ نہیں، پاکستان ایک محفوظ جگہ ہے۔ سماجی معاملات یس ہر جگہ ہے دنیا میں، پاکستان خود مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہے۔ ہم نے کئی جانیں دی ہیں، ہمارے جوانوں نے جانیں دی ہیں، ہمارے سویلینز نے جانیں دی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ہم ابھی تک دیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہندو بھی اس معاشرے میں رہتا ہے، مسیح بھی اس معاشرے میں رہتا ہے، سکھ بھی اس معاشرے میں رہتا ہے، لہٰذا جو قومی سطح کی چیزیں ہیں اس پہ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ جہاں تک میری کمیٹی کا تعلق ہے، ہم نے دو کام کیے۔ ایک، کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھا دی، مندروں تک ایکسیس، مندروں کی سروے، مندروں کی رجسٹریشن کا پروسیس شروع کر رہے ہیں۔ دوسرا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو یاتری آتے ہیں پاکستان، ان کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں، یعنی بھارتی یاتری یا دنیا بھر سے، ڈائسپورا سے آئیں یا بھارت سے آئیں۔ بھارتی یاتری، ابھی آپ کو ریسنٹلی پتا ہے کہ شیدانی دربار حیات شتافی گھوٹکی کا ایک 100 کے قریب ممبران کا ڈیلیگیشن تشریف لایا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے کٹاس راج پہ ایک بہت نمائندہ قسم کا، جس میں تمام پنڈت لوگ آئے تھے، ان کا بھی قریباً 70 کے قریب وہ لوگ تھے جو ہندوستان کے مختلف صوبوں سے آئے تھے، اور ان کو ہم نے یہاں فیسلیٹیٹ کیا اور وہ خیر خبری سے واپس چلے گئے۔ تو ایک تو یہ کام ہو گیا ہمارا جو ادارے کا پرائم آبجیکٹو ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ جو دوسری بات میں بات کر، بہت ضروری ہے وہ بات، دیکھیں ہندو اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، یہ کمٹمنٹ ہمارا آئین بھی دیتا ہے، یہ کمٹمنٹ اس ملک کے بانی نے بھی دیا، جناح صاحب نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں۔ درست ہے۔ اور جو پولیٹیکل ہمارا کمٹمنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، جو پرائم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اس بات کو مانتی ہیں کہ جتنے بھی مذہبی اقلیتیں ہیں، تعداد میں کم ہونا الگ بات ہے، مگر وہ برابر کے شہری ہیں، ہم ان کو حقوق بھی اس طرح سے میسر ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت چاروں صوبوں میں پہلی دفعہ ہندو میرج قانون بنایا گیا، جس کے تحت شادیاں رجسٹرڈ ہوں گی، جو ہو چکی ہیں یا جو ہو رہی ہیں وہ سب رجسٹرڈ۔ یعنی کہ اس کو ہم کیسے سول میرج ہوگی یا ویسے ہی پورے ریتی رسم رواج سے ہوگی؟ دیکھیں، سول میرج کا تصور پاکستان کے آئین کے مطابق ممکن نہیں ہے اس وقت۔ اس وقت تمام جو مذاہب ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسیح ہوں، سکھ ہوں، وہ اپنے اپنے قانون، اپنے اپنے ریچولز کے تحت، روایات کے تحت، مذہب کی روشنی میں جو شادیوں کا پروسیس ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی کی پروٹیکشن کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں۔ میں یہ بات بتاؤں، جیسے ابھی ریسنٹلی پنجاب حکومت میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو مبارکباد دوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ الدو کہ پنجاب میں ہندوؤں کی پاپولیشن اس طرح سے نہیں ہے، کم پاپولیشن ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ قانون عمل میں لایا۔ مائنارٹی کارڈ آپ اب سمجھ رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی پنجاب میں انیشیٹ کیا گیا ہے، تو یہ میرے بھائی، میرے ویر جی رمیش سنگھ اروڑا صاحب اور اس کی ٹیم، اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ، یہ ان کی کمٹمنٹ ہے جس پہ پنجاب نے یہ انیشیٹ کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ باقی صوبے بھی اس کو آن کریں۔ اس کے علاوہ 5% جاب کوٹا، دیکھیں کسی بھی معاشرے میں جب تک اکنامک امپاورمنٹ نہیں آتی، آپ مین اسٹریم فورس کا حصہ نہیں بنتے، تب تک آپ اس طرح سے اپنے حقوق کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ 5%
जॉब कोटा और ये सारा जो आप अभी बता रहे थे, मतलब ये सारी अगर सी पंजाबी की इट इज जस्ट बिकॉज ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ पे यानी कि हिंदू मैनेजमेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस से सारा कुछ है। देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म जद्दोजहद है, मुख्तलिफ इदारे उसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने लॉबिंग की, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब में जो इस वक्त कवानीन बन रहे हैं उसकी इंडोर्समेंट पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से हुई है, और उसके कमिटमेंट के बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। इस तरह से हम लोग सिंध में भी लॉबिंग की, जो वहाँ पे कानून मौजूद है, लेकिन वहाँ कानून पे अमल करना इशू है, उसको भी लगे हुए हैं। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है। बलूचिस्तान केपी के और कश्मीर, देखिए बलूचिस्तान और केपीके में इन दोनों मुल्कों सूबों ने पाकिस्तान के जो कौमी असेंबली से कानून पास हुआ उसको एडॉप्ट किया। वो एक आर्टिकल है 144, वफाकी हुकूमत उस पर अमल करती है। कौमी असेंबली का अब डोमेन नहीं रहा सूबों में, वो अब इस्लामाबाद तक कानून बना सकते हैं, सूबों में इम्प्लीमेंट नहीं होगा जो माइनॉरिटी रिलेटेड कानून होगा। तो इसलिए पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने वो और पंजाब, इन तीनों ने कहा कि जो कौमी असेंबली में कानून पास हुआ उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ नए कानून बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रूल्स हर सूबा अपने अपने बनाएगा। फिर उसके बाद जब 5% जॉब कोटा पे हमने देखा कि उस तरह से अमल नहीं हो रहा विथ ट्रू स्पिरिट, फिर एक लॉबिंग का सिलसिला शुरू हुआ। PHMMC ने बाकी इदारों के साथ मिलके एक वॉइस रेज किया, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पॉलिसी साज इदारों के साथ मिल मिला के वो कवानीन इंश्योर हो गए, अब अमल हो रहा है। आपको अंदाजा है कि सिंध की पुलिस माइनॉरिटी की मेरिट के लिए एक अलग स्पेशल एडवर्टाइज करके सिर्फ माइनॉरिटी के बच्चों को इंडक्ट किया गया है सिंध पुलिस में। अभी तो मिनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनमें ASP आपका बता जी दें जी राजेंद्र भांजा है, यस, और एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, और शायद एक फॉरेन ऑफिस में भी मिस मैगवार जो है वो गई है, और फैसलाबाद में जो हमारे ASP आए हैं वो भी CSS पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। वो जितनी निशस्तें हमारी खाली थी उन सब पे स्पेशल एक अरेंजमेंट के तहत सिर्फ माइनॉरिटीज का एग्जाम लिया गया। वहाँ से बहुत से बच्चे हमारे फॉरेन सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में, पोस्टल सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में वो चले गए हैं, और आजकल मुख्तलिफ इजला में वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। पाक फौज में हमारे बच्चे कर्नल की पोजीशन तक पहुंचे हैं, चाहे वो मेडिकल कोर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कोर हो, जनरल फौज हो। तो ये एक मैनस्ट्रीमिंग की तरफ जो अमल है, PHMMC जस्ट उसको वॉच डॉग के तौर पे देख रही है कि कहीं अमल में कोई मसला आता है तो हम उसमें इंटरवीन करते हैं, क्योंकि हम रियासत की बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, लिहाजा हमारी एक्सेस बाकी इदारों से मुख्तलिफ है, तो हम उसमें सपोर्ट करते हैं। अब जब देखा कि पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो 5% असामियां हैं उसके लिए लोग नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, लिहाजा फिर हमने जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे हमने बात की, और 2% जो है वो कोटा रखा गया है हर सब्जेक्ट में, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, सिंध यूनिवर्सिटी है, मेहरान है, या NAD यूनिवर्सिटी कराची है, कराची यूनिवर्सिटी है, पेशावर यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे 2% का हमने कोटा रखा है ताकि वो जो डिमांड हमने क्रिएट की है 5% की, उसकी सप्लाई को हम मेंटेन करें। तो ये भी एक मुसलसल लॉबिंग का है, जिसमें नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन एक नुमाइंदा एक ग्रुप है वॉलंटियर्स का, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। हम सब ने मिलके इसको आगे बढ़ाया है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी की, हम उनको सपोर्ट करते हैं कानून साजी में, ड्राफ्टिंग में, ताकि वो अपनी बेहतर तरीके से, अफादत से अपना रोल प्ले कर सके। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हमने अब तक जो काम हमें करना था, जो टारगेट था कि हमें अपने लोगों को किस तरह से मैनेस्ट्रीम करना है, उनको कैसे बराबर का शहरी बनाना है, उसमें हम अपना
बेहतर रिजल्ट दे चुके हैं, और बाकी जो फ्यूचर के मंसूबे हैं उस पर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्दी आपको नवीद मिलेगी कि हमने एक और स्टेप, बहुत अहम स्टेप हम उठा चुके हैं। अच्छा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया सारी चीज जानता है कि सिंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਲਗਾ ਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ज़रा थोड़ा जिहा साढ़े नाज़रीन दस्सिया जी। देखिए, पाकिस्तान को जनरल आप अगर देखेंगे तो जो गुर्बत की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रेजुअली पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रही है। हिंदू भी इस मुल्क में रहता है, जाहिर है उनकी भी जो मुआशी हालत है वो डिक्लाइन कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, जो अपॉर्चुनिटी है लेबर की वो भी कम होती रही है। लिहाजा जब पानी आपके पास नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं होता, सिर्फ में जो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है वो एग्रो बेस्ड है, वो शेयर क्रॉपिंग करता है, जमींदार के साथ उनका हारी है, मज़ारे हैं जो काश्त करते हैं। जब पानी नहीं है, गैराबाद ज़मीन ज़्यादा है तो ज़ाहिर है पॉवर्टी इम्पैक्ट करती है। तो उसमें हमारे सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिसमें लोगों को मैनेस्ट्रीम करने की कोशिश है। बाकी यस, आई डू एग्री कि वो सिर्फ हिंदू पॉवर्टी का शिकार नहीं है, वो चाहे मुसलमान हो चाहे वो मसीह हो, उन तमाम चैलेंजेस कॉमन है। अगर बिजली नहीं है तो सबके लिए, तो सबके लिए नहीं, रोड खराब है तो सबके लिए, तो इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते कि ये सिर्फ हिंदू जो है वो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, पसमानदा है, ऐसा नहीं है। मजहब की बिना पे आपको ये सिचुएशन नहीं आ रही। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ मजहब की बुनियाद पे कोई तफरीक नहीं है। यस, मेरा आइन ये कहता है। प्रैक्टिस हो सकती है, मैं आपसे नफरत करूं या आप मुझसे नफरत करें, वो इनफरादी तौर पे तो हो सकता है, और ये हमारे जैसे मुआशरों में ये होता है। इज्तिमाई नहीं है, इज्तिमाई नहीं है। रियासत इसको सपोर्ट नहीं करती, मेरा आइन मुल्क का इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती है, कहीं रिकॉर्ड होती है, तो कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर फौरी अमल करती है। ऐसे मैं कई केस आपको गिनवा सकता हूँ जो नफरत की बिना पे हुए, लोग जो है वो कोर्टों में चले गए और उसकी उनको पनिशमेंट हुई जिन लोगों ने भी उनके साथ किया। तो समाज को और यानी ऐसी कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिज्म ਜਿਹੜੀ ਹੈ, यानी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ तो रियासत के कानून का उल्लंघन होएगा और रियासत सख्ती से पेश आएगी और उन्होंने लंबी चौड़ी सजा दवाएगी। आप देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमने एक दौर देखा पाकिस्तान में कि ना मस्जिद महफूज थी, ना इमाम बारगाह महफूज थी, हर जगह धमाके हो रहे थे। आप मुझे बताएं, उस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी कोई एक मंदिर बताएं जिस पे कोई बम धमाका हुआ? कोई नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद पे जब अटैक हुआ हिंदुस्तान में 90s में, यस, उसके रद्दअमल में यहाँ पर भी हुआ नुकसान, और उस नुकसान को मैं समझता हूँ कि आज भी लोग उसको महसूस करते हैं। उसके नतीजे में काफ़ी माइग्रेशन हुई, मगर सरकार हमारे लोगों के साथ खड़ी रही, उनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस किया, उनकी इमदाद की गई, जिन लोगों के भी कारोबार जलाए गए उनको मुआवजा मिला। वो दौर ये 2025 है और उन्होंने मंदिरों की परवाही भी हो गई जी, नए मंदिर बनवाए गए। आपको ये जैन मंदिर है लाहौर में, आप देखें, ये भी गिरा गया था। हाँ, प्रहलादपुरी मंदिर मुल्तान,
اس کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن ابھی بھی گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کو فنکشنل بنانے کے لیے۔ باقی جب جہاں کشتی ڈوب رہی ہے، کشتی کو کوئی تھریٹ ہے، کوئی طوفان آ رہا ہے، تو ہم بھی کشتی میں شامل ہیں۔ اس کو ہم آسمان سے نہیں اترے ہوئے، ہم کوئی چاند کی مخلوق نہیں ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ اس ملک کی جو اجتماعی اور اکثریتی آبادی اگر نقصان میں ہے، پریشانی میں ہے، تو میں بھی محلے میں رہتا ہوں، میں بھی پریشان ہوں گا۔ رہی ایک بات، اس کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فورس کنورژن کی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں ایز اے ہندو پاکستانی کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے نہیں جس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے۔ پہلے تو ہم یہ اس پہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ فورس کنورژن یا فورس میرج کہتے کس کو ہے؟ ہم کس کو مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ سندھ میں 18 سال سے کم عمر کے بچے کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہو۔ یہ وہاں کا قانون ہے، جس کو ہم چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 کہتے ہیں۔ بالکل دوست جی۔ اس کے نیچے جو بھی بچی یا بچہ شادی کرتا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ درست ہو گیا، وہ کسی کی بھی بچی بیٹا ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو انڈر ایج بچیاں شادی کے لیے گھر سے نکلتی ہیں یا اٹھائی جاتی ہیں، وہ مسلمانوں کی بچیاں گھر سے نہیں نکلتی، وہ گھر سے نکل کے شادیاں نہیں کر رہی۔ بالکل کر۔ جب یہ ایک سماجی معاملہ ہے، اس کو آپ ایسے پروجیکٹ، مجھے تو کم از کم اسائلم نہیں لینا کہیں دنیا میں کہ میں یہ کارڈ کھیل کے کوئی بڑا کوئی فائدہ لے لوں۔ وہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اپنی 8 ملین لوگوں کی متعلق سوچنا ہے۔ جو سماجی معاملات ہیں، پہلے ایک دوسرے کا حیا ہوتا تھا محلے میں، وہ مسلمان کا بھی کرتا تھا، کزن کا کرتا تھا، بھائی کا کرتا تھا۔ یس، حالات اور واقعات کے نتیجے میں اب وہ سوشل فیبرک یا جو ایک سوشل ہارمنی تھی وہ کمپرومائز ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ جو فلو ہے ایکتا پسندی کا، وہ معاشروں میں گرو کر رہا ہے۔ ریاست اور باقی جو سول سوسائٹی ہے، باقی جو عام شہری ہے، وہ اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے۔ ہم صوفیہ اکرام کو ماننے والے لوگ ہیں، چاہے سندھ کے ہوں، چاہے پنجاب کے لوگ ہوں۔ آج بھی ہمارے یہاں بابا بھولے شاہ کا، بابا گرو نانک کا، سچل سرمس کا، شاہ الدین بھٹائی کا، کلندر شہباز کا، وہ جو میسج ہے وہ آج بھی انہیرٹ کرتے ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی بات کرنا جسٹس نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ یس، کچھ جگہوں پہ ہمارا بھی پروپوزل یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، 18 سال سے کم عمر کا آپ ووٹ کرنا نہیں دیتے، آپ شناختی کارڈ جاری نہیں کرتے، میں کوئی بزنس نہیں کر سکتا 18 سال سے کم عمر کا۔ جب یہ آپ فری ول نہیں کر سکتے تو آپ شادی کے لیے بھی اس قانون کو یقینی بنائیں کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی قبول نہیں ہے۔ اور کورٹیں ہمارے ہاں اس پہ عمل کر رہی ہیں۔ جو بچیاں گھر سے گئیں، انہوں نے عمر اگر 18 سال نہیں ہے، ان کو واپس دارالعلومان بھیجا جاتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے، کسی بھی مذہب سے۔ یہ آپ اگر آئسولیٹ کریں گے تو میرے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے واسطے دنیا دے وچ ایک پروپیگنڈا کیتا جا رہا ہے، اور جڑی دہشت گردی دی لہر آئی دنیا دے وچ، اودے تو کسی حد تک ہندو مذہبی کمیونٹی متاثر ہوئی، لیکن او دا بیک اپ کر کے انہوں ختم کیتا گیا، اور اپنے جڑے سارے ہندو بھی نے یا جڑی منورٹیز نے، گھٹ گنتی والے جڑے لوگ نے، انہوں نے بھروائی کی گئی نقصان جی۔ اور جو کچھ ہوا جنہیں مذہبی انتہا پسندی ہوئی وہ بابری مسجد تو بعد اس پاسے شفٹ ہوئی۔ اچھا میرا پردھان جی ایک آخری سوال، تھوڑا بہت سمجھ لیا لیکن سوال ضروری ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی وی آر ناٹ کمپرومائزڈ، وی آر بائی پاکستانی بائی چوائس، بائی چوائس بائی چوائس پاکستانی دی نمائندگی ممبران پارلیمنٹ کر دیں، جنہیں ہوں ایک تھوڑے ممبر پارلیمنٹ نے بڑا اچھا قدم چکیا، جہاں اجتماعی شادیاں کا کانسیپٹ دیتا، جہاں پنجاب گورنمنٹ ٹیک اپ کر رہی ہے۔ کیا ہندو مینجمنٹ کمیٹی نے کوئی ایسا کوئی گورنمنٹ نوں چاہ صوبے نوں کوئی ایڈوائز کیتا ہوئے، یا کسی غریب غربا بچے نے کوئی وظائف لائے ہوں یا دعائیں ہوں، یا مطلب
ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਚੁੱਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ तो बड़ा बंदा की रसाई नहीं है पता। आप ठीक कह रहे हैं। हम अभी भी हमारा काम है बेसिकली एडवाइजरी काम है। हम मशवरा दे सकते हैं सूबाई हुकूमतों को, उनके साथ मिलके उनकी टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हैं इन तमाम अवामिल की जिनकी बात आप कर रहे हैं कि समाजी वेलफेयर का हम क्या कर रहे हैं। एक तो हम सूबाई हुकूमतों को भी, क्योंकि हर सूबे के पास मजहबी अक़लियतों के महकमे मौजूद हैं 18वीं तरमीम के बाद, उनकी सेपरेट बजट होती है जिसमें मेडिकल अलाउंस होता है, शादी अलाउंस होता है, कैश सपोर्ट का अरेंजमेंट है, कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं मंदिरों के अंदर, सत्संग हॉल बन रहे हैं, रिपेयर हो रही हैं हर सूबे में, उनकी बजट रखी हुई है। अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 5 लाख रुपए हर साल हर मंदिर को देने का अभी नोटिफाई किया है, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। अभी क्यों ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में 47 के बाद जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टीज जो थी, चाहे वो मंदिर हो, धर्मशाला हो, गुरुद्वारा हो, ज़राई ज़मीन हो, उसका कस्टोडियन है, उससे रेवेन्यू जनरेट होती है। अभी कोई ट्रस्ट पाकिस्तान में 100 बच्चे, 70 हिंदू 30 सिख, इन बच्चों की जो टेक्निकल या जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप 4 साल तक प्रोवाइड करता है बाबा गुरु नानक जो स्कॉलरशिप है। उसमें बगैर किसी तफरीक के, एक तो 2 क्राइटेरिया हैं, एक तो एलिजिबल हो जो इकोनॉमिकल तरीके से वो कमज़ोर है और मेरिट पे है, उसको हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। बैतुल माल वो सपोर्ट करता है आपको हेल्थ में, बाकी हमारे जैसे शादियों इज्तिमाई शादियों की आप बात कर रहे हैं, बैतुल माल के पास उसका बजट होता है। हम अभी कोई ट्रस्ट में भी ये एक विंडो खोल रहे हैं कि शादियों के इज्तिमाई शादियों का वो गरीब लोग जो शादियां अपनी बच्चियों की इस महंगाई के दौर में नहीं कर सकते, उनको हम कम से कम मौके दें। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशन ये है कि बच्ची को अपने घर से रवाना करना है, तो इज्तिमाई शादियों का जो तस्वुर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे समाजी हालात। लिहाजा ये एक चैलेंजिंग मामला है, मगर उस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें अपने तौर पे इस किस्म का कोई अरेंजमेंट करें ताकि ज़िले सतह पे, डिवीजनल सतह पे या सूबाई सतह पे इस किस्म के इवेंट रखें जिसमें गरीब बच्चियाँ शादी कर सकें, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कोई प्लान को प्रपोज, जैसे बिस्प का प्रोजेक्ट है बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, उसमें बहुत सी हमारी फैमिलीज उससे फ़ायदा ले रही हैं, उनको रेगुलर पैसे मिलते हैं। दूसरी बात जो हम PHMMC सोच रही है वो ये है कि जितनी भी इस वक्त कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में हमारी नुमाइंदगी है वो पॉलिटिकल पार्टीज रिकमेंड करती है। हम समझते हैं कि जो 92% आबादी है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे गुजारती है, जिसको आप शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, जी, उन लोगों की ट्रू रिप्रेजेंटेशन असेंबलियों में नहीं जाती। मेघवाड़ है, कोली है, भील है, ओड है, जिनकी पॉपुलेशन है। फिर ये होता है कि एक्सप्लॉइट करती है एक खास कम्युनिटी जिसके पास पैसा है, बस जो अशराफिया है वो उसका फायदा उठाती है। हम चाह रहे हैं कि इसको रहे इस तरह से, हम ज्वाइंट इलेक्शन के हक में हैं कि मेरा वोट चट्टा साहब को भी मिलना चाहिए, चट्टा साहब का वोट मुझे भी मिलना चाहिए, दुरुस्त है। और मेरा पाकिस्तान में वाहिद हल्का है जहां से दूसरी दफा एक हिंदू 70% मुसलमानों के वोट से जीत की कौमी असेंबली में पहुंचा हुआ, डॉक्टर महेश कुमार मलानी। हम चाह रहे हैं कि ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस कराया जाए कि जहां 20% 2 लाख के करीब वोट है माइनॉरिटी के, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर की जाए कि यहाँ से जो भी पार्टी उम्मीदवार खड़ा करेगी वो नॉन मुस्लिम होगा।
जैसे लाहौर में जोहानाबाद आ सकते हैं। यस, थरपारकर है, उमरकोट है, उमरकोट की 52% हिंदू पॉपुलेशन है, एक भी निशस्त नहीं है हिंदू के पास। तो ये इसको इस तरह से आप कवर कर सकते हैं कि जहां जहां मजहबी अक्सरियत में है आबादी के लिहाज से, वहां उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर की जाए। सूबाई असेंबली का बंदा जिले में जीते या डिवीजन में जीते, और जो कौमी असेंबली का नुमाइंदा है उसको आप 2 डिवीजन मिला के आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे तो वो अकाउंटेबल होंगे लोगों के पास। ये लोग जितने भी हमारे पास बैठे हुए हैं हमारे दोस्त हैं, मोहतरम है, उनकी इज्जत है, लेकिन वो अकाउंटेबल नहीं है लोगों को। लिहाजा वो जो गैप है वो पाकिस्तान उसके लिए सफर करता है। जो राय बनती है वो मेरे मुल्क के खिलाफ होती है, हुकूमतों के खिलाफ होती है, और वो एक इंडिविजुअल अमल के नतीजे में मैं चाहता हूं कि उसको ख़त्म किया जाए। लोगों को ये राइट दिया जाए कि वो अपना नुमाइंदा चुने और वो जाके असेंबली में उनकी नुमाइंदगी करें। तो जी दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਤਾਇਜ ਅਖਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ मैं ਬਹੁਤ ਆਪ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰਾਮ ਰਾਮ।